हेलो फ्रेंड्स, आई श्योर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल आया ही होगा कि यार जब सरकार ही देश की करेंसी जारी करती है तो क्यों बहुत सारे पैसे छाप करके देश की गरीबी दूर नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, साथ ही समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। तो इससे पहले हम आरबीआई की इतिहास जानेंगे। देखिए हुआ क्या था। हमारे देश में जितने भी कानून व्यवस्था है, इनमें से लगभग 80% कानून या एक्ट ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाया गया है। बात है साल 1926 की, जब एक कमीशन इंडिया में आया था, हिल्टन यंग कमीशन। ये 1926 में ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ब्रिटिश टेरिटरीज के संभावित घनिष्ठ संघ की जांच के लिए नियुक्त किया गया एक जांच आयोग था। और इस कमीशन ने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि करेंसी और लोन के कंट्रोल को अलग करने के लिए और साथ ही अदर बैंक को भी कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। और इसमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन रिजर्व बैंक की कॉन्सेप्ट डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को उनकी बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर किया गया था। अब वापस आते हैं आरबीआई की एस्टेब्लिश में। साल 1927 में कमीशन के मेंबर्स ने लंदन की पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहते हैं, बट किसी रीजन से ये बिल इस बार फेल हो जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हार नहीं मानी। इसके बाद फिर उन्होंने इस बिल में इम्प्रूवमेंट करके साल 1933 में अगेन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये बिल सक्सेसफुली पास हो जाता है। बिल पास होने के बाद सेंट्रल बैंक का एक्ट तैयार किया जाता है, यानी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें जो सेंट्रल बैंक बनेगा उसके पास क्या पावर रहेगा और क्या फंक्शन रहेगा, ये सारी बातें उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, जिसे साल 1933 में पास कर दिया जाता है। इसके अगले साल ही कोलकाता में 1 अप्रैल 1937 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से एक प्राइवेट बैंक का इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसे साल 1949 में कम्प्लीटली नेशनलाइज कर दिया जाता है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, जिसे साल 1937 में कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। इंडियन करेंसी के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए के नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापता है। 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। वहीं रिजर्व बैंक के पास 10,000 तक के नोट छापने का अधिकार है। इससे बड़े नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इंडिया में नोट प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पर किया जाता है। ये सिस्टम इंडिया में 1957 से एप्लीकेबल है। इसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए वैल्यू की प्रॉपर्टी अपने पास हर समय रखेगा। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड और बाकी का 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी रखना जरूरी होता है। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इसलिए रखी जाती है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ कि लाज रखी जा सके। कहा जाए तो जिसके हाथ में भी यह शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का ऑब्लिगेशन आरबीआई का है, या वह उतने रुपए का गोल्ड का मालिक है। बेसिकली कहा जाए तो नोट एक माध्यम है, बट एक्चुअली में गोल्ड से ही पूरी इकोनॉमी चलती है। आरबीआई अधिक से अधिक नोट छापकर देश की गरीबी क्यों दूर नहीं कर देती? दोस्तों, इसे जानने से पहले मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। जिम्बाब्वे के सेंट्रल बैंक ने वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ढेर सारे नोट छापे और जिसमें 100 ट्रिलियन तक का नोट छापा गया, जिसका नतीजा हुआ कि वहां की करेंसी का डिवैल्यूएशन हजारों गुना बढ़ गया और अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी बैग भर भर कर पैसे देने पड़ रहे थे, क्योंकि करेंसी ज्यादा छपने से वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन इतना हो गया कि एक US डॉलर की वैल्यू 25 जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। बच्चे ऐसे पैसे लेकर चॉकलेट खरीदने जाते थे। अब चलो मान लेते हैं कि आरबीआई देश की गरीबी दूर करने के लिए भारी मात्रा में पैसे छाप करके देश के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अब आप लोगों के मन में ये बात आएगा कि अब काम करने की क्या ही जरूरत, अपन तो करोड़पति हो गए, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। अरे मेरे भाई थम जा, अपनी सोच पर जरा ब्रेक लगा। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो गुड्स और सर्विस कैसे जनरेट होगा? इवन इसे कंज्यूम करने वाला भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। कोई काम करने वाला नहीं होगा, जिससे गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई रुक जाएगा, जिस कारण उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक सेकेंड हैंड मोबाइल है जिसे आप मात्र 1000 में बेचना चाहते हैं। आपके पास उस मोबाइल को खरीदने के लिए 100 आदमी आते हैं, तो आप उसका प्राइस बढ़ाने लगेंगे, बिकॉज आपके मन में भी तो लालच आएगा ही ना। आप उसका प्राइस तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि इसे खरीदने वाले 8 से 10 लोग ना बच जाएं। ठीक ऐसे ही पूरी दुनिया में भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है, जिसे नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई।
ठीक ऐसे ही एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई, उसका प्राइस 1 लाख रुपए रखा। अब जिसके पास पैसा है वो जाकर कार खरीद लेंगे, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो बाइक या साइकिल से काम चलाएंगे। और एक दिन अचानक ऐसा होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देता है और लोगों में बांट देता है। अब लोगों के पास पैसा आ गया। अब होगा ये कि जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे, इस बार 1000 लोग कार खरीदने आएंगे या फिर उससे भी ज्यादा लोग आएंगे। अब जो कार बनाने वाला है वो वही करेगा जो आपने सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के टाइम किया था। वह तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक कार खरीदने वाले 100 लोग ना बच जाएं। तो गवर्नमेंट के नोट छापने से गरीबी दूर नहीं होगी, सिर्फ महंगाई ही बढ़ेगी। असल फायदा तब होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सर्विसेज बढ़ते हैं। और अगर सरकार इसी तरह से नोट छापती रहेगी तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन 10% है तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, हो सकता है कि वह चीज पहले 90 रुपए में मिल रही होगी। अब यहाँ तक आ गए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।